गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं कृष्णा गुप्ता वेक्टर का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। बच्चों, आपने अब तक मेरे वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस आपसे गुजारिश ये है कि इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के कॉन्सेप्ट्स आपको कोरिलेट करने में आसानी हो। और जब आप कोरिलेट कर पाएंगे तो चीज़ों की समझ आपकी बेहतर होगी। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट और लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। बच्चों, आज तक जो भी हमने वेक्टर में कॉन्सेप्ट्स पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया और लगभग हम 80% ख़त्म कर चुके हैं अपने इस वेक्टर चैप्टर को। और आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक, जो शायद आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर यानी अध्यापक से पढ़ने के बावजूद भी आपकी समस्या नहीं सुलझती है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में उमड़ने वाला हर क्वेश्चन का जवाब मैं दे पाऊं और आपके हर डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊं। तो आज इस चैप्टर का जो सबसे गंभीर मुद्दा है, उस मुद्दे का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी। और बच्चों, इस टॉपिक से हमारे जो भी कंपटीशंस हैं, जैसे आईआईटी, नीट और आज क्लास 11 में भी, उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो अगर एक बार समझ में आ जाएगी तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके दिमाग में इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक को, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो आइडिया उमड़ रहा होगा, यानी बहुत परेशान कर रहा होगा कि सर आखिर ये पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में जो है वो ये है। आपके इसी सवाल का जवाब हम देने चल रहे हैं। बच्चों, कंसीडर करो हमारे पास एक कार है। कार कुछ स्टाइलिश कंसीडर करना है ये, क्योंकि इसकी स्पीड हम काफ़ी मान रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर। सपोज कि 100 किलोमीटर पर आवर हमारे पास एक कार है जिसकी स्पीड है। अब बच्चों, ये आप जानते हो कि ये अर्थ पे मूव कर रहा है, यानी ये पूरा का पूरा अर्थ सरफेस हो गया और ये अर्थ सरफेस पर ये कार मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। अब हमारा अर्थ भी अपने इक्वेटर के अबाउट, या कह लें एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है 1600 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना, हमने क्या कहा कि हमारी जो कार है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, वेलोसिटी से मूव कर रही है, और ये पूरा अर्थ 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। और ये पूरा का पूरा अर्थ ये सन के चारों ओर, यानी सन के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है बच्चे। और ये हो रहा है कितना? ये हो रहा 30 किलोमीटर पर सेकेंड की वजह से। ध्यान देना एक बात, गाड़ी अर्थ के अंदर और अर्थ मूव कर रही है 1600 किलोमीटर पर आवर, और ये पूरा अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये पूरा का पूरा सेकेंड, ये पूरा का पूरा सिस्टम, यानी कि हम बात कर लें ये पूरा सोलर सिस्टम, ये पूरा सोलर सिस्टम हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे, उस मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर में, यानी गैलेक्टिक सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी अबाउट मूव कर रहा है। अब ध्यान दोगे,
ये पूरा का पूरा सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर के अबाउट रोटेट, ये रिवॉल्व कर रहा है 230 किलोमीटर पर सेकेंड, ध्यान दोगे। और फिर अगर हम बात करें इस पूरे मिल्की वे गैलेक्सी का, तो ये हमारे यूनिवर्स में मूव कर रहा है 583 किलोमीटर पर आवर। आपकी बातों को झूठा साबित करने के लिए मैं यहां हूं। आपने कहा कि हमारी कार 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। हम ये कहेंगे कि ये कार हमारे अर्थ में मूव कर रहा है और अर्थ रोटेट हो रहा है 16 किलोमीटर पर आवर से। और फिर हम ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा अर्थ रिवॉल्व भी हो रहा है सन के अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर से। और फिर हम ये कहेंगे कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के गैलेक्टिक सेंटर के अबाउट मूव कर रहा है 230 किलोमीटर पर सेकंड से। और ये पूरा का पूरा मिल्की वे गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में मूव कर रहा है 583 किलोमीटर पर आवर से। तो ये कहना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है कि ये हमारा कार जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो हम कहेंगे कि हमारा कार 583 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है एक्चुअल में। दो बातें हैं, दिमाग थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्यों लाना चाह रहे हैं। कि जब भी हम किसी बॉडी के मोशन की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं कि हमारा अर्थ 16 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं कि अर्थ रिवॉल्व हो रहा है सन के अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकंड की वजह से। और इस कॉन्सेप्ट को हम इग्नोर कर देते हैं कि पूरा का पूरा ये सोलर सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर के अबाउट 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। और ये भी कॉन्सेप्ट हम इग्नोर कर देते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में 583 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो हमारी ये बात बहुत गलत साबित नहीं हो सकती कि जो कार आपका 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, हम कहेंगे कि वो कार 583 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इसका मतलब, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम किस स्पीड से चल रहा है, 583 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला कार और 583 किलोमीटर पर आवर से चलने वाले कार में कोई अंतर नहीं। यही कॉन्सेप्ट जन्म देता है रिलेटिव वेलोसिटी को। यही कॉन्सेप्ट जन्म देता है रिलेटिव टर्म को। अब जरा देखोगे ध्यान से, इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पे एरोप्लेन में उड़ रहे हो, सपोज आप यहां एरोप्लेन में उड़ रहे हो और हम यहां पे स्टेशनरी खड़े हैं, तो क्या हमारे आप में कोई डिफरेंस नहीं? आपके हिसाब से यही है कि आपने कहा कि सर 100 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी जब 583 किलोमीटर पर आवर के इक्विवेलेंट है, तो हम भी ये भी कह सकते हैं कि हम प्लेन में उड़े या स्टेशनरी रहे, कोई फर्क नहीं। इसका मतलब क्या मोशन नहीं हो रहा? क्या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? और यही टर्म जन्म देती है रिलेटिव कॉन्सेप्ट का। इसका मतलब कि मोशन की बात हम एब्सोल्यूट नहीं कर सकते, यानी मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म। ये जब भी बातें होंगी मोशन, किसी न किसी के रिलेट में होंगी, किसी न किसी रिलेशन में होंगी। इसका मतलब कि मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म, इट इज एक्चुअली रिलेटिव टर्म। यानी जब भी हम किसी मोशन की बात करते हैं तो किसी न किसी के रेफरेंस में करते हैं, किसी के न किसी से रिलेट करके करते हैं। और जिस बॉडी से हम रिलेट करते हैं उस बॉडी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम 500 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर पर आवर से 500 किलोमीटर पर आवर से नहीं मूव कर सकते, 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं
तो किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ को हमने स्टेशनरी मान लिया, उसके बाद हम बताते हैं कि इस स्टेशनरी अर्थ के रिस्पेक्ट में हमारा मोशन इतना है। एक्चुअली अर्थ स्टेशनरी नहीं है, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर वक्त हम ये नहीं जानते कि हमारे गैलेक्सी की स्पीड क्या है, हमारे सन की स्पीड क्या है, हमारे अर्थ की स्पीड क्या है। हर वक्त ये डिटरमाइन करना संभव नहीं। इसलिए जब भी हम बात करेंगे मोशन की तो किसी न किसी रिस्पेक्ट में करेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उस बॉडी को स्टेशनरी मान लेंगे, और तब कहेंगे इसके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी इतनी। सर क्या बोल रहे हो आप, थोड़ा और इलेबोरेट कर दो। ठीक है, थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, जरा ध्यान देना। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा इलेबोरेशन और करना चाह रहे हैं हम। सपोज करो कि तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, ये गेस्ट हैं और ये तुम, यू, दिस इज यू, एंड हियर इज योर मदर, दिस इज योर मदर। और ये तुम्हारे घर में गेस्ट आए, आपने इनको गया रेलवे स्टेशन पे छोड़ने। कहाँ पे? रेलवे पे आप गए छोड़ने। और जब इसके साथ आप यहाँ से यहाँ तक मूव कर लिए रेलवे स्टेशन पे छोड़ने 10 किलोमीटर, तो आपके मदर से अगर पूछते हैं कि आपके गेस्ट कहाँ चले गए, तो आपके मदर का जवाब रहेगा कि वो रेलवे स्टेशन यानी 10 किलोमीटर चले गए। लेकिन आप अपने मेहमान के सामने यही रेलवे स्टेशन पे बैठे हो, अपने ट्रेन का वेट कर रहे हो, लेकिन अगर आपसे हम पूछें कि आपका मेहमान कहाँ गया, तो आप कहोगे कि मेहमान कहीं नहीं गया, ये मेहमान वहीं है जहां पे पहले था। अब ये ट्रेन आई, रेलगाड़ी आई और रेलगाड़ी ये चली गई। जरा देखो ध्यान से, ये ट्रेन आया और ट्रेन यहां से चला गया, मेहमान ट्रेन में बैठ के चला गया। अब इस ट्रेन में एक और आपका दोस्त बैठा है जो आपको फ़ोन करता है कि भाई तुम्हारे जो मेहमान आए, तुम्हारे जो गेस्ट आए वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। और सपोज करो जहाँ से इसने फ़ोन किया ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर था। अब देखो ध्यान से, कंक्लूड करना चाह रहे हैं। मदर से पूछा जाएगा कि मेहमान कहाँ हैं, तो वो कहेंगे 10 किलोमीटर और प्लस 10 किलोमीटर, यानी हम बात कहेंगे तो मदर को वो पता चलेगा कि मेहमान कितने किलोमीटर चले गए, 20 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेहमान कहाँ गए, तो आप क्या बोलोगे? 10 किलोमीटर, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में मेहमान की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर शिफ्टिंग है। और लेकिन उस आपके दोस्त से पूछा जाएगा जो उस कंपार्टमेंट में आपके मेहमान के साथ बैठा है, तो उससे पूछेंगे तो उसका जवाब ये रहेगा कि मेहमान कहीं नहीं गए, वो पहले भी हमारे सामने वाली सीट पे बैठे थे और अब भी मेरे सामने वाली सीट पे बैठे। तो ये है रिलेटिव टर्म का कॉन्सेप्ट। आपके मदर के रिलेशन में एक ही व्यक्ति का पोजीशन कुछ और, आपके रिस्पेक्ट में सेम व्यक्ति का पोजीशन कुछ और उस लड़के के रिस्पेक्ट में, आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में आपके मेहमान का पोजीशन कुछ और। तो जब पोजीशन अलग अलग है, इसका मतलब तीनों के अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा रिलेटिव मोशन का, यानी हम जब भी बात मोशन की करेंगे तो किसी न किसी के रिलेशन में करेंगे, किसी न किसी के रिलेशन में करेंगे। अब जिसके रिलेशन में करेंगे उस चीज का, उस सिस्टम को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से समझोगे, जिस भी किसी से, सपोज ये बॉडी के रेस्पेक्ट में हम किसी बॉडी का मोशन डिनोट करना चाह रहे हैं, तो इस बॉडी में हम 3 एक्सिस डिनोट कर ले, 3 एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, एक्स वाई जेड। तो यही एक्सिस, दिस इज नॉट एक्सिस, इट इज एक्चुअली ए बॉडी। ये क्या है बच्चों? बॉडी है। उस बॉडी पे हमने 3 एक्सिस कंसीडर कर लिया, और इसी एक्सिस को जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी के पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, सपोज यहां पे कोई पॉइंट P है, तो इस P का पोजीशन है एक्स वाई जेड। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी के पोजीशन को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं बच्चों? फ्रेम ऑफ
रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरह के हो सकता है कि ये पूरी की पूरी बॉडी रुकी हुई हो, यानी v इज इक्वल टू 0। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो उस केस में ये स्टेशनरी होगी। कैसी होगी बच्चों? स्टेशनरी होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि ये वेलोसिटी कैसा हो? कांस्टेंट हो। और जब ये कांस्टेंट हो या स्टेशनरी हो तो उस केस में कांस्टेंट होने का मतलब क्या? आपके लैंग्वेज में एक और बात कहा जा सकता है, इट इज नॉन एक्सीलरेटेड, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जब ये ऐसा होगा तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बार बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सिस डिनोट नहीं कर रहा, बार बार कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली ए बॉडी जिसमें हम 3 एक्सिस को कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम ये पूरी बॉडी एक एक्सीलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है, तो अगर एक्सीलरेटेड होगा तो इस केस में इसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। जिसके रिस्पेक्ट में हमारा मोशन है, हम अर्थ के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, तो हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है। 2 ट्रेनें चल रही हैं और एक ट्रेन में यहां पे एक बैठी कोई आपको देख रही है। ख्याल मत बनाना, देखना बस, समझना फिजिक्स को। तो कहने का मतलब यहां कोई आपको देख रही है और आप भी उसको देख रहे हैं, और अगर कुछ दूर जाने के बाद सपोज करें कि हमारा ट्रेन कहीं और चला गया और अब भी वो हमको देख रहे हैं और हम भी उसको देख रहे हैं, मतलब आपके मोशन उसके रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है, क्योंकि वो तब भी आपके सामने थी और अब भी आपके सामने। बात समझ में आ रही है कि ख्यालों में चले गए? ख्यालों में नहीं जाना है, फिजिक्स हमारा मुद्दा है और हम फिजिक्स की बात करेंगे। अब आपके दिमाग का जो अगला क्वेश्चन है, अगली जो खलबली है, हर खलबली को दूर करने आया हूं मैं, हर डाउट को दूर करने आया हूं। तो अगली जो प्रॉब्लम आपको सता रही है वो शायद ये होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में बढ़ने के लिए उससे पहले हम बात ये करें कि अगर 2 बॉडी हमने कंसीडर किया और उसमें अगर एक बॉडी रुकी हुई है और दूसरे बॉडी का अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो ये बहुत आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले को हमने स्टेशनरी मान लिया, तो दूसरा जिस स्पीड से मूव करेगा, जिस वेलोसिटी मूव करेगा, वही उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी। लेकिन जब ऐसा कंडीशन हो जाए कि एक बॉडी की वेलोसिटी हम दूसरे बॉडी की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब कि अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूविंग है, तो एक पोजीशन यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट यानी वन या मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर इस केस में हमको निकालना रहे कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे मूविंग बॉडी के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? इसको मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट में अगर हम ले चलें तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं बच्चों एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज करो हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपने नाम दिया यस। इस एस के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन P यानी पार्टिकल P का पोजीशन हमने कंसिडर कर लिया, और इस पार्टिकल P का पोजीशन मान लो यहाँ पर हमने कंसीडर किया वेक्टर RPS। बार बार हम ये बात लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू S। RPS का यही मतलब है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल P रिलेटेड टू S या विद रिस्पेक्ट टू S।
और अगर हम यहाँ बात करें एक दूसरा, हमने एक मूविंग बॉडी ले लिया, हमने क्या कहा कि एक मूविंग बॉडी ये ले लिए, दूसरे मूविंग बॉडी ये ले लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन, यानी कहने का मतलब कि पोजीशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, वो निकालने के लिए हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर रहे हैं। इसको मान लिया यस डैश। बच्चों माने कि इस यस डैश के रिस्पेक्ट में ये इस पार्टिकल P का पोजीशन है आर पी एस डैश, और इस बॉडी के रिस्पेक्ट में इस बॉडी का पोजीशन क्या है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर डैश एस, सॉरी वेक्टर आर एस डैश एस। यानी कहने का मतलब यह है कि दिस इज पोजीशन ऑफ अनदर बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी एस, और यहाँ पे हमने पार्टिकल P का पोजीशन ले लिया किसके रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पार्टिकल P का पोजीशन ले लिया यस डैश के रिस्पेक्ट में। बच्चों यहाँ पे वेक्टर एडिशन अगर हम लॉ लगाएं तो यहाँ सीधे दिख रहा है ये हो जाएगा दिस प्लस दिस बराबर दिस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर आर पी एस बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, ये लिख सकते हैं वेक्टर आर एस डैश यस और प्लस वेक्टर आर पी एस डैश। अब बायो स्ट्रीम वाले बच्चे थोड़ा सा समझेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, उसके बाद क्योंकि हम वहाँ इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। बच्चों अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर हमारे पास एक ऑपरेटर होता है d बाई डी एक्स या d बाई डी टी कुछ भी, तो इस d बाई डी एक्स को हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या कहते हैं बच्चों, डिफरेंशियल ऑपरेटर। और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशियल ऑपरेटर ये बताता है कि अगर x में चेंज स्मॉल चेंज करें, d का मतलब बहुत छोटा चेंज, तो अगर x में स्मॉल चेंज करें तो उसके रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज होगा। यानी डिफरेंशिएशन एक तरह से चेंज बताता है स्मॉल चेंज को। तो अगर हम ये बच्चों ये भी कह सकते हैं कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में किसी के पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट में जो पोजीशन होगी, और हमको पता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ बात करें कि अगर ये पोजीशन की बात करें, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, तो वो होती है वेलोसिटी यानी वेक्टर v। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे यहाँ पे कि d बाई डी टी ऑफ r इज इक्वल टू वेलोसिटी v। क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन में चेंजेस होते हैं वो बराबर होता है किसके, वेलोसिटी के बराबर। तो अब यहाँ से बच्चों हम दोनों साइड में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अगर हम टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये दिस इज d बाई डी टी वेक्टर आर पी एस, इट कैन बी रिटेन एज क्या हो जाएगा बच्चों, d बाई डी टी, और ये हो जाएगा वेक्टर आर एस डैश यस, और यहाँ हो जाएगा d बाई डी टी, और ये हो जाएगा वेक्टर आर पी एस डैश। और ये बात हम लिख सकते हैं वेक्टर पी एस बराबर, इसको हम बच्चों लिख सकते हैं वेक्टर पी, और ये हो जाएगा एस डैश यस, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों वेक्टर पी एस डैश। अब यहाँ से अगर आप ये निकालना चाहते हो वी एस यस, तो ये हो जाएगा क्या, वेक्टर पी एस वी और प्लस वेक्टर बी पी एस डैश माइनस, सॉरी ये माइनस, ये इधर ट्रांसपोज कर देंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जरा समझोगे ध्यान से। इसका अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में यूज करने वाले हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि पोजीशन ऑफ या वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी यानी एस डैश विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी यानी एस, यानी वेलोसिटी ऑफ एस डैश, यानी एस डैश कहाँ पे, ये पार्टिकल P के पोजीशन की, अगर हम पार्टिकल P की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ एस डैश करने का मतलब ये पूरे सिस्टम की वेलोसिटी एस डैश की किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, वो बराबर होगी पहले वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P
विद रिस्पेक्ट टू यस निकालिए और फिर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू यस डैश निकालिए, दोनों के डिफरेंस के बराबर। बच्चों ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि इसका अभी हम जनरल फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। जरा ध्यान दोगे, ये बातें समझने के बाद ये अपने दिमाग में स्टोर करके रखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ वन मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग बॉडी, वो पहले हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s निकालें और फिर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p विद रिस्पेक्ट टू s डैश। तो हमको ये बात पता चला कि वेलोसिटी ऑफ s डैश विद रिस्पेक्ट टू s कितना है। यानी ऐसे हम निकाल सकते हैं दो मूविंग बॉडी के केस में कि वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग बॉडी। अब अगला जो टॉपिक आपका होगा वो ये है, कॉन्सेप्ट को अब हम यूज करेंगे इसमें जनरल फॉर्मूला है। बच्चों ध्यान से समझोगे इस बात को, मैथमेटिकली हमने ये इसलिए बता दिया कि चीजें कहां से आ रही हैं ये बात आपको समझ में आए। जरा कंसीडर करो प्रैक्टिकल एक हमारे पास, सपोज करो कि ये हमारे पास एक कार है। बच्चे ये कार जब रुका हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन डिटरमाइन करना बेहद आसान, क्योंकि जो इसकी स्पीड होगी, सपोज इसकी स्पीड v1 है और इस कार का नाम a, और अगर ये कार रुका हुआ रहता तो हम बड़े आसानी से बता देते कि इस कार की जो स्पीड है वो वेलोसिटी है वो v1 है। अब जरा समझोगे ध्यान से, अब सपोज दूसरे कंडीशन में हम मान लेंगे कि इस कार को b और इस कार की वेलोसिटी है v2। सपोज करो ये है v1 और ये दोनों मूव कर रहे हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, बस दोनों की वेलोसिटी में माइनस v2 से ऐड कर देना चाह रहे हैं। बच्चों ये हो गया माइनस v2 और यहां पे भी हो गया माइनस v2। बच्चों ये ध्यान से समझना इस बात को। जरा ये देखो तो ये दोनों खत्म, इसका मतलब ये कार को हम कंसीडर्ड कर सकते हैं, कंसीडर्ड एज कैसे, रेस्ट पे। क्यों? क्योंकि इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। लेकिन ये केस बड़ा मजेदार हो गई। इस केस में हम ये लिख सकते हैं v1 माइनस v2। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b वो कितना है बच्चों, v1 माइनस v2। ये बहुत मजेदार बात है। इसका मतलब कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट में, रिलेटिव मोशन में, जब भी दोनों बॉडी एक सेम डायरेक्शन में चल रही हूं, यानी कि व्हेन केस 1 डील कर सकते हैं कि व्हेन टू बॉडी, हमने क्या कहा, व्हेन टू बॉडी मूव्स इन सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो अभी अभी हमने देखा कि A और B दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ पे हमने मैथमेटिकली थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया कि V2 में माइनस V2 जोड़ा तो इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। और इस केस में यहाँ पे V2 कैंसिल्ड आउट और ये हो गया 0, यानी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं बच्चों अर्थ के जैसा, क्योंकि अर्थ एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसीडर करते हैं और उस केस में हमारे सराउंडिंग में मूव होने वाली जितनी भी व्हीकल है उनकी वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं। अब बात यह है कि कंसीडर्ड एज रेस्ट अगर कर लेंगे तो उस केस में कार A की वेलोसिटी हो जाएगी v1 माइनस v2। मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू v2, अभी हमने देखा बच्चे कि ये होगा v1 माइनस v2। ये जनरल फॉर्मूला प्रैक्टिकली देख लिया। अब दूसरा केस क्या ले लें रिलेटिव मोशन में। अब ऐसा देखने को कब मिलता है, तो अभी अभी वही बात हमने बताया कि जब इस बगल वाली
ट्रेन में भी कोई हमको देखता है और हम भी बगल वाले ट्रेन में उसको देखा करते हैं, तो उस केस में ऐसा फील होता है मानो ट्रेन जा ही नहीं रही, या चल रही तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और सेम डायरेक्शन में मूव करने का फ़ायदा क्या है कि हम उसे देख पाते हैं जिसे देखना चाहते हैं। फिर दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया v1 माइनस v2 का केस, यानी वेलोसिटी ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ वन ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ट्रेन कैन बी गिवन एज v1 माइनस v2। दूसरा केस जब आप ट्रेन में बैठे रहते हो और दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो व्हेन टू बॉडी मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे बच्चे? अपोजिट डायरेक्शन में। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे बाबू, तो अभी कभी देखा होगा कि बगल से एक ट्रेन ऐसे गुजरती है मानो बुलेट ट्रेन गुजर रही है। इतनी तेज हवा आती है, इतना तेज स्पीड गुजरता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और उस केस में v1 माइनस v2 ना हो के यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू जो होगा वो हो जाएगा वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2। मतलब इस केस में दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है। हम सारा न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करके देखेंगे और बहुत मज़ेदार न्यूमेरिकल लगेगा वहाँ पे सॉल्व करने में। जरा देखेंगे तो इस केस में जब दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी जुड़ जाती है, और उस केस में वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, उस केस में दोनों को ऐड कर दिया करते हैं। अब तीसरा केस बच्चे ध्यान दोगे, तीसरा केस हम क्या कंसिडर करना चाह रहे हैं? तीसरा केस हमारे पास फॉर्मूला यह है कि जब दोनों बॉडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन v1 इधर जा रहा है और ये v2 इधर जा रहा है, तो बच्चे उस केस में वेलोसिटी ऑफ v1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जो होता है वो अंडर रूट में v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v2 का स्क्वायर हो जाता बच्चे। अब ये बातें कहाँ से आई, ये चीज़ें हम दिखाएंगे अभी। इस तरह से जब चीज़ें जनरलाइज होते होते, इसलिए जनरल फार्मूला हेडिंग हमारा जनरल फार्मूला, ये दो केसेस हमने डील किया। ये दोनों केसेस को स्टडी करने के बाद हमारे पास जनरल फार्मूला ये निकल के आया कि जब दोनों बॉडी, व्हेन टू बॉडी, बच्चे ध्यान से समझोगे, व्हेन टू बॉडी मूव्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, यानी एक दूसरे से मूव विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर एट एंगल थीटा। अगर थीटा पे मेजर करते हैं तो उस केस में v12 यानी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी बच्चे हो जाएगा, ये होगा मॉड ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v2 का स्क्वायर और प्लस ये हो गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ v1 v2 और cos थीटा। बच्चे ध्यान से समझना, इस रिजल्ट से हम सारे केस को डील कर सकते हैं। जब यही बात अभी हमने बोला कि जब दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलरली होंगे तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा टर्म 0 को टेंड करेगा। उस केस में v12 मॉड ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v2 का स्क्वायर होगा। बच्चे अब ये दिमाग में, सर आपके दिमाग में पहला केस को जनरलाइज करिए, तो जब हम बच्चे पहला केस को जनरलाइज करेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी, तो थीटा की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू होगी 1, और यहाँ हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। तो उस केस में यहाँ पे हम बच्चे लिख देंगे v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। इसलिए हमने यहाँ पे लिया v1, जब वो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो v1 माइनस v2।
जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे बच्चे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होगी -1, और जब ये -1 हो जाएगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, और उस केस में वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी बच्चे हो जाएगा v1 प्लस v2, क्योंकि ब्रैकेट ये अंडर रूट में v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर होगा। तो बच्चे ये सारी बातें हम जनरल फॉर्मूला का कर रहे हैं कि कैसे हर केसेस पॉसिबल है रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस में। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है कि 2 cars आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन with the same speed 30 किलोमीटर पर आवर एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 5 किलोमीटर। देखो भाई बहुत आसान से क्वेश्चन है, बहुत टेंशन नहीं लेना है, बस ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास 2 कार है और ये 2 कार का कंसिडरेशन ले लो। इस कार को मानो A और यहाँ पे एक कार ले लो और इस कार को मानो B। ध्यान दोगे यहाँ पे अभी अभी ये देखेंगे, इसको अभी अभी इसके रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पे इस कार की वेलोसिटी मान लें, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेक्टर VAG और वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेक्टर BVG, और दे दिया है इन दोनों कार के बीच का सेपरेशन बच्चे क्या दिया है 5 किलोमीटर। ध्यान दोगे, और ये दोनों की स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो हमको ये मान रहे हैं वेक्टर V और वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे भी इसको भी हम मान रहे हैं वेक्टर V और ये है 30 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दोगे बच्चे कितनी आसान से क्वेश्चन है। ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इन्हीं एक क्रॉस कर रहा है तीसरा कार। देखोगे ध्यान से, यहाँ पे एक तीसरा कार है C जो इधर की ओर मूव कर रहा है, और हम मान लेते हैं इस तीसरे कार C की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है VCG, और बच्चे यही हमें निकालना है। अब ध्यान दोगे जरा, अब क्योंकि ये दोनों कार एक साथ मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और तीसरा इन्हें क्रॉस करने आ रहा है, तो पहले तो हम ये देख लें कि क्या ये दोनों के बीच की स्पीड अगर सेम है तो हमारे ख्याल से ये दोनों हमेशा कांस्टेंट सेपरेशन पे रहेंगे। तो ये देखते हैं जरा हम, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बच्चे, और अभी अभी हमने बताया कि जब कोई 2 बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो पहले की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में या दूसरे की वेलोसिटी पहले के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करने के लिए दोनों की वेलोसिटी माइनस करते हैं। तो बच्चे यहाँ से हम ये निकालें कि वेलोसिटी ऑफ B रिलेटेड टू A, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ B विद रिलेटेड टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A रिलेटेड टू ग्राउंड, और ये बच्चे कितना हो जाएगा, ये वेक्टर B माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू 0। मतलब क्या, मतलब ये है कि B एक रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। क्यों? क्योंकि यहां देखो वेलोसिटी 0 आ गई, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ हमेशा हैं, मतलब इन दोनों के बीच की सेपरेशन जो 5 किलोमीटर दिया हुआ है वो कांस्टेंट है। यहाँ बच्चे हम क्या लिख दें, यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि जो सेपरेशन होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट, यानी यही वो डिस्टेंस है जिसको कार C को ट्रेवल करना पड़ेगा 4 मिनट में, क्योंकि 4 मिनट में ये इन दोनों से मीट कर रहा है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस कितना, ये हो गया 5 किलोमीटर, और टाइम दिया है बच्चे कितना 4 मिनट, और इस 4 मिनट को हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/60 आर। आर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि सारी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिए हैं। अब देखो बच्चे, ये कार C इन दोनों को क्रॉस कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि इस कार C का A और B के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार C रिलेटेड टू A एंड B, इसको हम लिख सकते हैं V रिलेटेड,
कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार सी रिलेटेड टू ग्राउंड माइनस ऑफ -30। ये ध्यान दोगे, माइनस ऑफ -30 क्यों हमने लिखा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये 30 का माइनस इसीलिए लगा है क्योंकि दोनों का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हमें ये बात पता है कि एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए हम दोनों को सम कर देते हैं। इसीलिए देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे निकाल ले सकते हैं यहां से अगर हम रिलेटेड स्पीड निकालना चाहें तो v रिलेटेड इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे vcg और प्लस 30 डिग्री। अब ध्यान दोगे, एक यहां पे स्क्रीनशॉट लो इसका, जरा ध्यान दोगे, हमें ये निकालना है कि इस कार की वेलोसिटी vcg कितनी है जब इन दोनों को ये 4 मिनट में मीट कर जाती है। अब यहां पे ध्यान दोगे जरा, हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास डेटा है d, यानी ये डिस्टेंस जो कार सी ट्रेवल करेगा, कितने डिस्टेंस बच्चे, 4 मिनट में, यानी 4 मिनट में इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड कह लें, तो टाइम की वैल्यू कितनी है 4/60, वो बराबर है कितना बच्चे, डिस्टेंस है 5 और वेलोसिटी है कितना vcg, ये देखो v रिलेटेड कितना हो जाएगा vcg प्लस 30। अब यहाँ पे इसको हटाते हैं, ध्यान देखो अब यहाँ पे बच्चे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा 15 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा vcg इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 75 माइनस 30, इट मीन्स 45 किलोमीटर पर आवर। बच्चे ये वो कार की स्पीड होगी रिलेटेड टू ग्राउंड, यानी ये स्पीड ऑफ कार सी रिलेटेड टू ग्राउंड हमने निकाल लिया, जो ए और बी को मीट करेगा 4 मिनट में, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चे 45 किलोमीटर पर आवर में। अब अगर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा आपके दिमाग में होगा कि सर एक क्वेश्चन और बताते तो बेहतर होता, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ध्यान दोगे बच्चे इधर, ये दूसरा क्वेश्चन कितना मजेदार है और सिंपल। ये क्वेश्चन की लेंथ देख के नहीं डरेंगे, इतना लंबा चौड़ा नहीं। देखोगे ध्यान से, एक थिप है, ये एक चोर है जो भाग रहा है यहाँ से बहुत तेजी से चोरी करके, और यहाँ पे एक्चुअली ये चोर किसमें बाबू लिखा है कि रनिंग अवे ऑन ए स्ट्रीट रोड ऑन ए जीप, एक जीप में, चलो एक जीप में बना देते हैं यहाँ पे, और ये जीप में बैठा हुआ है चोर और यहाँ से भाग रहा है, दिस इज ए थिप। और यहाँ से कह रहा है कि एक पुलिसमैन चेस कर रहा है, किस पे चेस, इन्होंने मोटरसाइकिल, एक पुलिसमैन है जो मोटरसाइकिल पे इनको चेस कर रहा है, मोटरसाइकिल पे ये चेस कर रहा है, ध्यान दोगे। तो ये पुलिसमैन है जो इनको मोटरसाइकिल पे चेस कर रहा है। अब ये कह रहा है कि थिप की स्पीड है कितनी 9 मीटर पर सेकेंड, और ये पुलिस इनको चेस कर रहा है सायरन बजाते हुए, है ना। पुलिसमैन चेसेस हिम ऑन ए मोटरसाइकिल मूविंग ऑन ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और कह रहा है कि उस टाइम जिस टाइम ये चीज कर रहा है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बाबू, ये 100 मीटर दे रखा है बच्चे, ये 100 मीटर इनके बीच का सेपरेशन है उस टाइम का, और ये पुलिस की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और थीप की है 9 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस चोर को पकड़ लेगा। नॉर्मली क्या होता है, लेकिन चोरी होने के बाद ही पुलिस आती है, तो यहाँ भी ऐसा ही केस है, चोरी होने के बाद पुलिस तो आई लेकिन चोर भाग चुका था, किस स्पीड से 9 मीटर पर सेकंड से, और पीछे से कौन दौड़ा रहा है, पुलिस। लेकिन उस टाइम जब भागा था तो उस टाइम उसकी बीच की डिस्टेंस यानी कितना मीटर आगे जा चुका था, 100 मीटर। तो ये डेफिनेटली देखो यहाँ 9 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 100 मीटर पर सेकंड से, तो ये जरूर कैच कर लेगा। अब ये ध्यान दोगे, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ किसका,
वेलोसिटी ऑफ, क्या कौन पकड़ेगा? पुलिस पकड़ेगी चोर को, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, यानी हमें लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चे ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है 9 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ। और कह रहा है if the instantaneous separation of the jeep from the motorcycle is 100 meter, how long will it take? बच्चे कितना देर लगेगा चेस करने में, पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना देर लगेगा? तो क्योंकि पुलिस की वेलोसिटी या स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, किसके रिस्पेक्ट में? थिप के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में टाइम टेकन टू कैच हिम, उसको पकड़ने में लगा समय कितना होता है? तो ये होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चे ये क्या है? डिस्टेंस कितना चलना है पुलिस को? 100 मीटर, और यहाँ पे स्पीड कितनी है बच्चे? 1। ये पूरा कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा 100 सेकेंड। ध्यान देंगे बच्चे, यानी कहने का मतलब कि 100 सेकेंड में क्या करेगा? पुलिस चोर को छपाक से पकड़ के उसको जेल में बंद करेगा। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। लेकिन बच्चे अभी रिलेटिव कॉन्सेप्ट में बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत कुछ पढ़ना क्या है? सिर्फ हमें अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम पढ़नी है, उसके बाद रिवर प्रॉब्लम पढ़ना है, सैटेलाइट प्रॉब्लम पढ़ना है। वो मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो में लाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल एक टॉपिक है अपने आप में। अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम वो लेके आऊँगा, तो उससे रिलेटेड हम 2 से 3 क्वेश्चन उसमें न्यूमेरिकल के हेल्प से हम समझेंगे। तो एक स्पेशल उसके लिए हम लेक्चर बनाएंगे आपके लिए। तो अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम अलग लेक्चर बनेगा, और रिवर मैन प्रॉब्लम अलग लेक्चर बनेगा, और सैटेलाइट भी उसमें इंक्लूडेड होगा। तो ये बच्चे अब हमको सिर्फ आगे 2 ही चीज़ें और पढ़नी है इसमें, एक है रिवर मैन प्रॉब्लम और एक है अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम, या रेन मैन प्रॉब्लम भी कुछ लोग कहते हैं। तो बच्चे ये आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर आप उसे कोरिलेट कर पाएँ। हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।